नमस्कार, मैं अंकित कपूर कमोडिटी समाचार से बात करते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चर्चा करना बाकी है ताकि आपको ये समझ में आए कि फंडामेंटली मार्केट किस तरफ जा रहा है और क्यों ग्वार गम और ग्वार सीड में आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल वापस से तनाव के कारण ऊपर आ गया है। हम देख रहे हैं $80 पर बैरल के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो $80 के आसपास उसको रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपना रुख अपना रखा है उससे एक चीज क्लियर हो रही है कि आने वाले टाइम में वो 2029 तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पर हैं, तब तक वो बिल्कुल युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें यहाँ पे देखना जरूरी है। अल नीनो इम्पैक्ट, जो कम बारिश का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने देखा है बारिश हुई है, लेकिन पूरे देश में अनइवन बारिश हुई है। अनइवन बारिश के चक्कर में हमने देखा है कि बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिसके अंदर तेजी देखने को मिली है। आपको याद होगा 4 महीने पहले जब मॉनसून स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले भी हमने एक ही चीज बोली थी कि आने वाला समय 2026 और 2027 केवल और केवल कमोडिटीज का रहने वाला है, एग्री कमोडिटीज का रहने वाला है, किसानों का रहने वाला है, स्टॉकिस्ट का रहने वाला है। जो भी लोग एग्री कमोडिटी के अंदर काम करते हैं वो साल केवल और केवल 2026 या 2027 उन्हीं का रहने वाला है। तो हम अब ओम जी के साथ में बात करेंगे और सबसे पहली कोई चीज कवर करेंगे तो वो है क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल का, वो सारी की सारी एग्री कमोडिटीज पे पड़ता है। नमस्कार ओम जी। नमस्ते अंकित जी, मैं आपको क्रॉस करूंगा और पूछूंगा पहला सवाल कि क्यों अचानक क्रूड पे आप आ गए। देखिए, ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो ग्वारगम का जो इस्तेमाल होता है वो क्रूड ऑयल को निकालने के लिए होता है। क्रूड ऑयल में ड्रिलिंग की जब होती है, क्रूड ऑयल का निकालने के प्रोसेस में ग्वारगम का इस्तेमाल होता है। और क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी है। अगर किसान को किसी भी चीज के बारे में समझना है या फिर किसी भी एग्री कमोडिटी के ऊपर बात करनी है, तो आज की तारीख में सबसे पहले अगर किसी को बात करनी है तो क्रूड पे ही बात करनी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सबसे ज्यादा ट्रेडेबल कमोडिटी है और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इस समय क्रूड का ही होता है। क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके वैक्स बनाने तक हर जगह इस्तेमाल होती है और वो पूरे मार्केट का प्राइस डिसाइडर भी होता है। क्रूड ऑयल की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको एग्री कमोडिटी में महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। एक सबसे बड़ा रीजन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है। 2029 तक की लड़ाई उन्होंने तैयार कर दी है, आगे की लड़ाई जारी रहेगी। जैसा हर्ष मतलब आप मान के चलिए यूक्रेन का और रशिया का हो चुका है, जहां पे युद्ध खत्म नहीं हुआ है लेकिन युद्ध चालू है। मुझे लगता है आने वाला समय भी यही रहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद रहेगा, कभी खुलेगा कभी बंद होगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरा रूट है, एक रूट तो मान के चलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, बहुत ही छोटा रूट है, छोटे रूट से आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर वो बंद रहा तो क्रूड तो आना ही है, इस्तेमाल तो हो गई होगा। अब वो लंबे रास्ते से आएगा तो प्रोडक्शन बढ़े, जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? एट द एंड एग्री कमोडिटी पे ही पड़ने वाला है। मतलब क्रूड के बिना कोई भी चीज का बात करना आज बेईमानी हो सकता है। बिल्कुल अंडरलाइन यही बोला जा सकता है। और मुझे जहां तक याद है अंकित जी, क्योंकि मैं कुछ एग्री से ज्यादा को रिलेट करता था या अपने को रिलेट रखता था, मेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी वो रही है। तो 2012-13 में भी अगर ग्वारसीड गम में बड़ी वाली रैली बनी थी, वो क्रूड का ही कारण लेके बनी थी। बिल्कुल लोगों का डिस्कशन तो अजीब सा आ रहा है क्रूड को लेके, ऐसा आ रहा है कि अगर जो नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन है, और जिस तरीका से स्ट्रेटेजिकल रिजर्व यूज कर रहा है, आपको यूएस जितना कम उनका हो गया है, इनफैक्ट चाइना भी यूज कर रहा है अपना स्ट्रेटेजिकल रिजर्व, और ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो क्रूड क्या 100 या 100 के ऊपर भी टिकेगा? पहला सवाल तो मेरा क्रूड को ही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वहां पे देखिए, अभी इस समय मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आएंगी। अगर नीचे नहीं आती हैं तो ये ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर ये ऊपर जाती है तो एक अलग कहानी बनती नजर आएगी, लेकिन अभी सस्टेन करती नजर आएगी। मुझे लगता है $70 से $90 की रेंज में ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई सिचुएशन वापस एस्केलेट होती है या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया जाता है या फिर स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो यूज कर रहे हैं अमेरिका की, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व कोरोना से भी बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन उसको उनको फिल तो करना ही पड़ेगा। चुनाव तो को फिल नहीं करेंगे, हो सकता है अगले 3 महीने फिल नहीं करें, 3 महीने बाद तो करना पड़ेगा। 3 महीने बाद नहीं करेंगे, 6 महीने बाद करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के पहले तो उनको फिल करना ही पड़ेगा। और अगर ये फिल करते हैं, चाइना भी फिल करना स्टार्ट करता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का अगर जो पैनिक है वो बना रहता है और वो अगर ईरान बोल देता है
कि अगले 2029 तक मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स भी खोलूंगा, जितना चाहिए आप आइए और लड़ लीजिए। अगर वो सिचुएशन होती है तो फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और वो कंडीशंस हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बड़ी तेजी क्रूड के अंदर देखने को मिले। सिचुएशन की अगर बात करूं तो डिमांड है, एज इट इज है, सप्लाई भी है, मना नहीं कर रहा हूं कि क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं है, लेकिन वो जो रोक लगी हुई है वो सबसे ज्यादा इस समय परेशानी का सबब बनी हुई है। मतलब हैरिकेन्स आने के बाद और जो स्टैटिकल रिजर्व से शॉर्टेज बन रहा है, तो क्रूड को 100 और 100 के ऊपर भी जाने से इनकार आप नहीं कर रहे हैं जान। बट आफ्टर इलेक्शन नहीं, मतलब कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि अगर मान लीजिए हैरिकेन तो सितंबर से चालू होता है, और जिस तरीका से हैरिकेन चालू हुआ और उनके जो अपोजिट टीम है और उसका कुछ चाइना और उसके साथ कोलैबोरेशन होके क्रूड्स के लिए एक बड़ी सी डिमांड क्रिएट करना और स्ट्राइक बड़ा हो जाना, तो उस पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 के ऊपर टिक जाए, क्योंकि 100 और मैं खासकर ये देखता हूँ कि $120 के ऊपर में जब क्रूड टिकने लगता है तो गम्स की रिक्वायरमेंट कुछ एक्स्ट्रा आ जाती है। हाँ, ठीक है ना, ये इसीलिए है। अब दूसरा चीज है कि मैं एक चीज और पूछूंगा कि, और ये डिस्कशन के साथ अब बात करते हैं कि बातों बातों में सीधे हम ग्वारसीड गम में चलते हैं, कि हमने लास्ट 2-3 सालों में देखा है कि कहीं ना कहीं लीवरेज लिया हुआ पोजीशन ग्वार गम में वो सब एक्चुअल में खत्म हो गए, कम हो गए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। इतने टाइम से अगर हम देखें तो ग्वारगम के अंदर जो रिजल्ट नहीं मिले थे, ग्वारसीड के अंदर रिजल्ट नहीं मिले थे, तो जो लेवरेज पोजीशन थी उसमें कहीं ना कहीं जो ब्याज का नुकसान था उसके कारण अब लेवरेज जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। अगर लेवरेज पोजीशन खत्म होती है तो मान के चलिए कि वापस से तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। जनरली कैसा होता है कि कुछ लोगों को मैं समझा दूं कि स्पॉट मार्केट में भी लीवरेज पोजीशन होता है। लीवरेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हमने ब्याज में कुछ पैसा उठाया, कुछ हमको उसमें तेजी लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है वो कंटिन्यूअस 2 साल 3 साल हो गया लेकिन उसके प्राइस नहीं ऊपर आए। ग्वारसीड या कोई भी एग्री मार्केट में भी लीवरेज एक पोजीशन होती है। क्या होता है कि अगर किसी को तेजी लगती है तो वो ब्याज में पैसा से वो माल उठाते हैं और वो क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं, लेकिन वो होल्डिंग टाइम्स उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। और कुछ हक से ये भी बोल सकते हो कि कमजोर हाथ जो थी ना, उन लोगों की पोजीशन हट गई है, कट गई है। इसका एकदम ताजा उदाहरण अगर आपको देखना है ना, तो लीवरेज का सबसे बड़ा पोजीशन इक्विटी मार्केट में अभी रिसेंटली डिस्कस हो रहा था कि साउथ कोरिया के सारे लोगों ने, आम रिटेलर्स ने भी बहुत बड़ा लीवरेज लिया था और उनके फाइनेंस मिनिस्टर को उसके लिए सॉरी कहना पड़ा था, क्योंकि मार्केट इसके बाद क्रैश हुआ था, थोड़ा सा भी टूटा था। ठीक है, लेवरेज एक पूरी तौर मिला के एक तरह का है, लोन है। आप लोन पे आप चीज अगर ले रहे हैं और लोन के हिसाब से अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो एक लेवरेज कहलाता है। और ग्वारसीड ग्वारगम में बहुत टाइम हमने देखा है कि लोन पे रहता है, क्योंकि ग्वारसीड ग्वारगम एक ऐसी कमोडिटी है जो खराब नहीं होती है और कम पैसे में खरीद के आप लोन लेके भी उस पर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो ब्याज है आप उसको पे करके अपना स्टॉक बुक पर रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको बड़ी पोजिशन या बड़ी तेजी की उम्मीद में आप उस पोजिशन को रखते हैं और बड़ी तेजी आती है तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन वो तेजी बहुत टाइम से हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2020 के बाद अगर देखा जाए तो गोल्ड ने रिटर्न दिया, सिल्वर ने रिटर्न दिया, स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया, लेकिन एग्री कमोडिटीज ने रिटर्न नहीं दिया था। इस कारण से जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं या फिर जो कमोडिटीज के अंदर, एग्री कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते थे, उनका ध्यान उधर तरफ गया। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद ना तो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया, गोल्ड सिल्वर ने जरूर दिया है, लेकिन अभी पिछले 6 महीने 5 महीने की बात करें तो गोल्ड सिल्वर या फिर कोई अदर कमोडिटीज ने भी उस तरह का रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या स्टॉकिस्ट जो है मार्केट के अंदर वो वापस से री एंट्री कर रही है? क्योंकि अपने शक्कर के अंदर देखी है एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, शक्कर के अंदर 700 रुपए की तेजी देखने को मिली है। वो आश्चर्यजनक थी, जिसपे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल, सभी का कंट्रोल रहता है। शक्कर महंगी होने से तो हमने सरकारें तक गिरते हुए देखी हैं, तो शक्कर जो जिस तरह से तेजी हुई है, चीनी जिस तरह से तेजी हुई है, तो चीनी में आगे आने वाले टाइम में क्या बहुत बड़ा कुछ बनने वाला है कि आने वाले टाइम में ये जो चीनी थी 5,000 के रेट को क्रॉस कर रही है, धीरे धीरे करके क्या ये 6,000 7,000 के लेवल को क्रॉस कर सकेगी। तो ये पानी का जो इतना अल्नीनो इम्पैक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब स्टॉकिस्ट क्या एग्री कमोडिटीज की तरफ वापस शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। एकदम अंकित जी, आपने एकदम सही मुद्दा को पकड़ा है। अभी लोग क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि 2020-21 मतलब कोविड के बाद इक्विटी ने बहुत अच्छी रिटर्न दी, उसके बाद गोल्ड सिल्वर का ईरा आया। ये दोनों में पूरी एग्री समाज
या एग्री में जो एक्चुअली व्यापार भी करते थे वो अपनी ताकत का 80 पैसा ही यूज करते थे। बिल्कुल। स्टॉकिस्ट तो एकदम मार्केट से गायब हो गए थे। लोग एक चीज नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये स्टॉकिस्ट एक जमाने में पूरे स्टॉक का 20 से 30% तक होल्डिंग कैपेसिटी रखते थे। कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते थे, कहीं ना कहीं उससे जुड़े लोग रहते थे। वो लोग सिस्टम से आउट हो गए थे। ये 30% का इनफ्लो ने लास्ट 3 साल तक एग्री में आप देखिएगा ना, तो 22 के बाद आपको कोई एग्री में तेजी नहीं देखने को बिल्कुल। मिला था। और वो बड़ी गिरावट ही देखने को मिली है। हाँ, बड़ी से बहुत बड़ी गिरावट, कोई तेजी ही नहीं दिख रही थी। लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था। लोग यहाँ जा ही नहीं रहे। आप देखो अभी मसालों में खासकर धनिया और हल्दी, 7,000 का धनिया लेवाल नहीं था, आज 16,000 पे लेवाल है। बिल्कुल सही बात है। हल्दी 8,000, 12,000, 14,000 में सब लोग फिर आ गए थे कि यार फिर से 12,000 हो जाएगी। आज ये 20 नहीं 22,000 को अप्रोच कर रही है। नहीं, एक समय था जब हमने सबसे पहले इसको ट्रिगर करा था कि मसालों के अंदर सबसे बड़ी तेजी आने वाली है और मसाले एक ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड मूव देगा, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो मसाले हैं उसकी फसल भी कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। उसके बाद कुछ शिफ्टिंग भी नजर आई है और साथ साथ गल्फ कंट्रीज से हमको डिमांड निकल के आएगी। अगर गल्फ कंट्रीज तो अभी डिमांड उतनी निकल के आई नहीं है, अगर वो निकल के आएगी तो फिर मसालों की हालत क्या होगी वो तो समझने वाली बात होगी। लेकिन अब अपना कंसर्न है कि सबसे बेचारा किसान ग्वार सीड का ही क्यों। बिल्कुल। समझ रहे हैं ना, जब ये गोल्डन कीड़ा है किसानों का, तो ग्वार सीड का किसान क्यों बेचारा। देखिए, ग्वार सीड की अगर बात करें तो ग्वार सीड के अंदर ऐसा नहीं है तेजी नहीं है, अभी हल्की फुल्की तेजी आई है, लेकिन असली तेजी आना अभी ग्वार सीड के अंदर बाकी है। मैं लेवल्स आपको दूंगा इस पूरे सेशन के एंड में कि कौन से लेवल अगर निकलेंगे तो कहां तक के ग्वार सीड और ग्वारगम के अंदर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। पहले हम ग्वारगम और ग्वार सीड के कुछ फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगर ग्वार सीड गम में लास्ट 2 साल से देखिएगा, मेरे कुछ एक्सपोर्टरों से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे 12,000 के ऊपर जाती थी भाव, मतलब डिमांड बाहर से निकलना बंद हो रहा था और उनको हमेशा नीचे के भाव पे मिल जाता था। ऐसे भी डिमांड टूटा हुआ था स्टॉकिस्ट नहीं थे या हर चीजों में। तो अब देखिएगा ना, तो जो भी उनके पुराने स्टॉक थे ना, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लग गए हैं। अगर आप इसमें सबसे बड़ा कंसर्न अगर आप देखिएगा तो फ्रेट का है। हाँ। फ्रेट जो नॉर्मल होता था, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल किसी का भी ले लूं। आज अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि यूरोप का फ्रेट होता था $1,800-1900 के आसपास का। हाँ। वो फ्रेट चार्जेस बढ़ के 6,000 से 6,500 हो गया। यूएस का फ्रेट जो जनरली 2,200 से 2,400, मैं बात कर रहा हूँ 40 फीट कंटेनर से सबके 40 कंटेनर में नहीं था। कंटेनर वाले की, वो बढ़ के 8,000 से 9,000 हो गई। बीच में तो एक बार 10,000 भी हो गया था, लेकिन 8,000 9,000। और ये क्यों हो गई? एक तो आप तो हार्मोज वाला कहानी है, उसके बाद रेड सीज के प्रॉब्लम हो गए। तीसरा मुझे जो न्यूज आ रही है कि चाइना कहीं ना कहीं स्मार्ट नहीं कर रहा, उसका जो उसके पास कंटेनर्स है वो दूसरों को नहीं दे रहा है। खाली कंटेनर से अमेरिका भी नहीं दे रहा है, अगर बात करें तो अमेरिका भी नहीं दे रहा है। तो ये, और इनके ट्रांजिट टाइम्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। जो नॉर्मली 40 दिन का ट्रांजिट टाइम होता थे कोई भी ट्रांजिट करने के लिए, वो आपको 80 दिन तक चला गया। तो 70-80 दिन अगर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि कई सामान ऐसा होता है कि जो डिलीवर होने के बाद ही पेमेंट मिलता है। हाँ। तो एक तो कैश का भी कमी हो गया, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। ये सारी चीज कहीं ना कहीं हमको आज के दिन पे गम सीड में दिख रहा है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका अगर हो गया तो अपना जो उसका स्टॉक था उसी को वो वापस से, जैसे क्रूड ऑयल का स्टॉक वो अंदर ही अंदर जो है वो खाना चालू कर दिया है, वैसे ही ग्वारगम ग्वार सीड को भी अगर देखा जाए तो उसका अंदर ही अंदर जो उसका स्टॉक था वो खाना चालू कर दिया। कब तक अपने रखे हुए स्टॉक को वो खाते रहेंगे और कब तक उसके अंदर उसके मतलब बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी अब बढ़ता नजर आया। अगर 2026 की बात करें, 2025-26 की, तो अभी हमारा भी जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मतलब अगर आप देखिएगा ना तो लास्ट 2-3 साल से यहाँ एक्सपोर्ट अभी तक, जो मई तक एक्सपोर्ट मेरे पास फिगर आया हुआ था, वो 2,82,000 के आसपास में था। बचे हुए अगर और 4 महीने का है तो 4 महीने में जो एवरेज था 30,000 के आसपास में, अगर वो 30,000 का एवरेज लेता हूँ तो 1,20,000 हो सकता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए उसको 25 या 20,000 भी कर देता हूँ तो भी 80,000 या 1,00,000 कम से कम आप ऐड कीजिएगा, तो मतलब करीब 4 लाख के आसपास हो गया है। 3,80,000 4 लाख के आसपास में। उसके लिए अपने को पहला फसल कितना रिक्वायर्ड है,
दूसरी बात है, आप नोटिस कीजिएगा कि गुजरात में बहुत बड़ा किसान शिफ्ट किया है। यस, अगर मैं देखूं तो अगर देखिए परसेंटेज वाइज में बात करें तो वहां पे 70% के आसपास वहां पे शिफ्ट हुआ है, 70 to 80% वहां पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे बुआई नहीं हुई है ग्वारगम की, ग्वार सीड की अगर बात करें, ग्वार की जो बुआई है वो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो बुआई नहीं हुई है। और सबसे बड़ा एक कंसर्न निकल गया, देखिए गुजरात अगर बहुत छोटा स्टेट है, ग्वारगम की बात करें तो ग्वार में बुआई की बात करें तो बहुत कम प्रोडक्शन करता है। 17% से 20% मैक्सिमम गया तो गया। हाँ, 17% से 20% मैक्सिमम है। 20% का भी अगर देखा जाए तो 80% नहीं करा है उसने बुआई। तो एक तो यहाँ पे कंसर्न निकल के आ रहा है। राजस्थान बेल्ट सबसे बड़ी बेल्ट है, जहां पे अगर मैं बात करूं जो बुआई है वो 70% 80% के आसपास ही रही है। 20 से 30% की वहां पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल कहा जा सकता है। तो वहां पे दूसरी कमोडिटीज पे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर दूसरी कमोडिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं तो डिमांड तो आप मान के चलिए मार्केट के अंदर रहने वाली है, क्योंकि ऑयल रहेगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा प्राइस जो ग्वारगम है, ग्वार सीड की जो प्राइसेस हैं वो आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ग्वारगम की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है ड्रिलिंग के लिए, तो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ग्वारगम की भी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ग्वार सीड की भी ऑलरेडी आपको प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये जो पैटर्न अभी चल रहा है, यील्ड कम निकल के आती है, बारिश अगर कम होती है तो सारा इंपैक्ट प्राइसेस पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए कि जो पाउडर मेकर्स भी होते हैं उनको गैस की रिक्वायरमेंट आती है, तो गैस में जो पहले 3.25 रुपया लगती थी पर केजी का, वो कॉस्ट 6.25 से 6.5 हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि गैस का शॉर्टेज है आज के दिन पे। तो वो भी इनके मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ा रहा है। बिल्कुल, आज मतलब प्लांट वाले उतने फायदे में नहीं है, लेकिन ये कब तक? ये प्रोडक्शन कम है, मतलब आप 3-4 साल से किसानों को अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं, सब चीजों में अब मूल्य मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो ग्वार का कब टाइम आएगा? देखिए ग्वार का अगर मैं टाइम की बात करूं तो ग्वार का टाइम आ चुका है। अभी हम लगातार 55 के आसपास जब चल रहा था तब हम इसके अंदर तेजी कर रहे हैं। हमने 6400 तक के लेवल्स देखे हैं ग्वार सीड की अगर बात करूं तो। ग्वार सीड एक ऐसी कमोडिटी है जो मैं टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, अभी तेजी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी तो तेजी आप मान के चलिए कि 6800 से 7300 तक के आपको ऊपर में लेवल्स देखने को मिलेंगे। 6800 से 7300 जिस दिन इसने टच कर दिया, 7300 का लेवल जिसने टच कर दिया और उसके ऊपर निकल गया, तो मान के चलिएगा कि नीचे के लेवल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी भी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 5500 के नीचे वार्षिक की कीमतें जानी चाहिए। अभी 6200 250 के आसपास चल रहा है, खरीदारी का मौका है। अपनी पोजीशन अगर रखी हुई है और उसको होल्ड करके चलिए। 5500 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलिएगा 6800 से लेकर 7300 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। जिस दिन इसने 7300 का लेवल क्रॉस कर दिया, 7300 का लेवल क्रॉस कर दिया, मान के चलेगा पूरे मार्केट के अंदर एक नई चाल देखने को मिलेगी। और क्वार सीड की कीमतें 10,000 के लेवल क्रॉस कर जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, उस तरीके आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी तो तेजी स्टार्ट ही नहीं हुई है, सिर्फ आपको वेट करना है। अभी तेजी का आप होल्ड करिए 6800 से 7300 पे। इतना लोग आए कि हम परेशान हो गए यार माल के बेच दीजिए, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल हो गए। लोगों को लगेगा बहुत ऊपर के लेवल आ गए हैं, अब इस माल रेट पे माल बेचना चाहिए। असली तेजी जब स्टार्ट होगी तो वो है 7300 के ऊपर। जिस दिन 7300 के ऊपर चला गया, मान के चलेगा कुछ 300-500 रुपए का पैनिक का हो सकता आ जाए, लेकिन उसके बाद में जो तेजी आएगी वो एक बड़ी तेजी का रूप आपको दिखाएगी। तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड के अंदर आपको अपनी नजर बना के चलनी चाहिए, ग्वार सीड में पोजीशन बना के चलनी चाहिए। अगर आपके पास माल रखा है तो उसको इतनी जल्दी निकालने की कोशिश मत करना है, नहीं करना चाहिए। अगर आपने पिछले 5 साल से 10 साल से ग्वार सीड ग्वारगम को होल्डिंग रख रखी है, घरों में रख रखा है, तो मुझे लगता है उसको रखे रहिए, आने वाले टाइम में आपको बड़ी तेजी दिखा सकता है। लेकिन एक एग्री के लिए स्ट्रेटजी प्लानिंग होता है, जैसे आपने जीरा में भी बताया था कि हर चीज को घटे दे लेना चाहिए जी, 6200 के आसपास का जो भाव है द्वार सीट में, अगर आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिप लेता है, ये और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, खासकर 6000 के आसपास में मिले 5900 तक मतलब गिरावट में आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। हाँ, और मतलब डरना नहीं है, ये साल किसान का ही होने वाला है। और मैं एक चीज बोलूंगा, अभी आपको आज बोल रहा हूं, याद रखिएगा मेरा स्टेटमेंट, 7300 के बाद में 300 400 500 रुपए की गिरावट आए तो घबरा के अपना माल बेचने मत निकलिएगा। जो नहीं सुनेंगे, जो निकालेंगे, वो नुकसान में रहेंगे। जिन्होंने बहुत पुराने टाइम से माल रख रखा है उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे माल के चलिए पूरा पूरा माल खाली हो जाएगा किसी के पास ना, किसान के पास तो मिलेगा नहीं। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो तो सबसे ज्यादा नुकसान में आ जाता है। महंगाई उसको तो चाहिए, उसको तो कीमतें चाहिए।
अगर हम उसमें कीमतें जो ऊपर लेके जाते हैं तो आम आदमी मर जाता है, कीमतें अगर नीचे रहती हैं तो किसान मर जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि नुकसान किसको है एट द एंड, मुझे लगता है कि सभी को एक चीज समझनी चाहिए। बहुत टाइम से मैंने एक चीज देखी थी, शक्कर चीनी 35 रुपए 40 रुपए चली थी, कब तक उसको आप 35-40 रुपए तक ही चलाएंगे? आम आदमी को भी समझना पड़ेगा कि इसकी चीज महंगाई के हिसाब से महंगी हो रही है। 2 लाख रुपए का आईफोन आपको कभी कभी सस्ता लग जाता है, लेकिन 40 रुपए की शक्कर आपको महंगी लग जाती है। आज भी हम आलू देखें तो आज कई सालों से 30-40 रुपए के आसपास चल रहा है। खाने पीने का आइटम है, मानता हूं मैं आपकी चीजें कि खाने पीने का आइटम है, लेकिन जो जरूरी आइटम है अगर उनके प्राइसेस अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से मेंटेन नहीं होंगे तो उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जो एमएसपी की चर्चा होती है कि एमएसपी पे हमें माल मिलना चाहिए, लेकिन ये वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे, अगर आपके पास सप्लाई ज्यादा है, लोगों ने बहुत सारी ओवर उगा रखा है, तो वहां पे प्राइस आपको गिरते हुए चलेंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई है, इसमें इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो काउंट नहीं करा जा सकता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी प्राइसेस बढ़नी चाहिए। ना तो वो घर है, ना तो क्रूड ऑयल है, ना तो सिल्वर है, ना तो गोल्ड है। ये सब खाने पीने की चीजें हैं, और खाने पीने की चीजें जो रहती हैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करता है, सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, और अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस रुकेंगे नहीं, और उसमें आपको तेजी लगातार। सप्लाई की बातें आप छेड़े क्यों? क्योंकि अक्सराना लोगों से पूछा जाए तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि लोगों के पास गम पड़ा ही पड़ा है। कई सालों से बढ़ा है। इसीलिए तेजी बोलना आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मुझे आप क्या- 10,000 रुपया तक की बातें करेंगे। नहीं, कुछ लोगों ने मुझे बोला हुआ है हाँ। कि वारगप के अंदर लोगों के पास में 15-15 साल का पड़ा हुआ है। अब मुझे आई डोंट नो रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है। मुझे किसी ने बोला था कि ग्वारगम और ग्वारसीड के ऊपर आप रिपोर्ट बना लीजिए तो आश्चर्य होगा, क्योंकि घरों भर में जो है वो संभाल के रखा हुआ है। ग्वारगम शायद खराब नहीं होता। नहीं होता है। और दूसरी बात है, ब्याज बदला भी आप एक मजबूत दे रहे हो एलसीडी में। अगर आपके शॉर्टेज का आइटम है तो ब्याज बदला आप कितना क्यों दे रहे हो? तो ये चीज, और आपके चार्ट ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 7,300 के ऊपर अगर टिक गया, खासकर एक हफ्ता के ऊपर बंद हो गया तो फिर ये पलट के देखेगा ही नहीं। और देखिए- असल में आपका एक लाइन होता था कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। सर चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। आपको अगर मैं शुगर की बात करूं, शुगर हम $14 से हम ट्रैक कर रहे हैं, आज की तारीख को 17 क्रॉस कर गया है। और सबसे पहले हम ही थे जहां पे उन्होंने ट्रैक करा था कि शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और अभी तो स्टार्ट हुई है, शुगर के अंदर भी आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। क्या होता है फंडामेंटली, एकदम से कोई चीजें चेंज होती हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, जब क्रूड ऑयल 5500 रुपए के आसपास चल रहा था तब मैंने 11,000 रुपए का टारगेट दिया था। मैंने कहा ये क्रूड ऑयल की कीमतें 10,860 रुपए टच करेंगी। 10,999 रुपए का हाई लगाया है, 11,000 रुपए से केवल 1 रुपया रुक गया। क्या कारण बना? कारण क्या बनेंगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। उनको पता है कि क्या कहानी होने वाली है। अगर ग्वारसीड ग्वारगन को तेज होना है तो ग्वारसीड को 7,300 के लेवल के ऊपर जाएगा, तभी उसके बाद में एक्चुअल आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल्स आपके हिसाब से हैं कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, घरों में भरपूर रखा हुआ है, और जैसे ये 7,000 के आसपास आ जाएगा तो वहां पे लोग अपना माल बेचने आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो प्राइसेस टूटते हुए नजर आएगी, तो 7,300 का लेवल जो है वो क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी मुझे लग रहा है 5500 के नीचे जाना मुश्किल है। 6500 से 6,000 के बीच में धीरे धीरे खरीदारी करिए। 6,800 से लेकर 7,300 तक के टारगेट्स हम लोग मान के चल सकते हैं। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अभी भी अगर मैं बात करूं तो ग्वारसीड और ग्वारगम में तेजी है। अगर कोई भी रिवर्सल मिलेगा या फिर कोई भी पैनिक सिचुएशन मिलेगी या फिर फंडामेंटल्स में चेंज होगा, हम उसका पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे, और या फिर हम अपने व्हाट्सएप कैटेगरी में आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपने हमारी सर्विसेज ले रखी है बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो 84849984 पे संपर्क करिए। हम आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं उस पर बना के देते हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, किसी भी एग्री कमोडिटी पे आपको रिपोर्ट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8484998474 पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.